ए एक धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक संख्या नहीं सॉरी धनात्मक पूर्णांक है, और आप ए स्क्वायर को पी से पूर्णतया विभाजित कर पा रहे हो, तो फिर आप ए को भी पी से पूर्णतया विभाजित कर ले जाओगे। और ये वो प्रिंसिपल है जिसको हम लोग यूज करेंगे। और अब हमें यहीं पर एक बीच में बहुत छोटा सा सवाल दे दिया गया है। कभी कभी बोर्ड हमारे साथ मजाक कर देता है और हमें बहुत रियायत दे देता है, और उसी में एक रियायती सवाल है जिसमें बोला गया है 6, 72 और 120, इनका आप क्या निकाल दो, लासपा निकाल दो और मासपा निकाल दो। ठीक है, और कैसे निकाल दो, सामान्य गुणनखंड करके। तो ये तो मैं बचपन से पता है, 6 क्या होता है 2 × 3। ये हम लोगों ने कैसे लिखा, ये भी लिखा इसी प्रमेय के हिसाब से है, क्योंकि एक भाज्य संख्या को आप दो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड, जो गुणनखंड है उनके गुणन के रूप में लिख पा रहे हो। 72 क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3। 120 क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब आपने एक बार गुणनखंड लिख दिया ना, तो फिर लासपा और मासपा लिखना बहुत आसान हो जाता है। ऐसा करता हूँ, लासपा नीचे लिख देता हूँ, लासपा तो भी थोड़ा सा बड़ा होता है, मासपा तो बहुत ही छोटा है। मासपा में क्या करते हैं, हम जितनी भी संख्याओं को मासपा निकालना है उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या कॉमन है। तो यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर एक 2, यहाँ पर एक 2, यानी कि 2 तो तीनों में है, और जो तीनों में है वहीं से हम एक बार उठाएंगे। तो ये क्या हो गया, 2 तो तीनों में है, और जो तीनों में है तो हमने उसको एक बार यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद कुछ और है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, इसके बाद 3 भी तीनों जगह पर है। तो हमने क्या किया, 3 हमने यहाँ से उठा लिया। अब कहीं और कुछ ऐसा है, यहां तो कुछ बचा ही नहीं, 6 के बाद 6 में तो कुछ है ही नहीं, तो अब तीनों में तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो अब हमें और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। और ये क्या हो जाएगा, मासपा 6। तो आपको ये उत्तर मिल गया। अब लासपा क्या होगा, लासपा जो होगा आपका वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा, आप इन संख्याओं को देखो, ये संख्याएं क्या बोल रही हैं, इसमें लासपा में हम क्या करते हैं, लासपा में इसको एक बार मैं फिर से लिख देता हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, 6 क्या है, 6 2 × 3, ये क्या है 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ये क्या है 2 × 2 × 2 × 3 × 5। लासपा हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज नई है और कौन सी चीज सबसे ज्यादा बार कहां पर मौजूद है। 2 यहां पर भी है लेकिन एक ही बार है, 2 यहां पर भी है लेकिन 3 बार है, 2 यहां पर भी है लेकिन 3 बार है, तो 2 सबसे ज्यादा बार यहां पर भी है, यहां पर भी है। अब कहीं से भी उठा लो, कहीं से भी, क्योंकि दोनों बार बराबर संख्या में है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 × 2 × 2। ठीक है, तो और क्या बचेगा, उसके बाद से 3 यहां पर एक बार है, यहां पर 2 बार, यहां पर एक बार है, तो हम क्या करेंगे 2 बार गुणा कर देंगे, समझे। और उसके बाद से 5 यहां पर है क्या, है ही नहीं, यहां पर ही 5 है। तो जो चीज नई है, अब मैं बोल सकता हूं यहां पर 5 शून्य बार है, यहां पर शून्य बार, यहां पर एक बार है, तो यहां पर 5 अधिकतम बार यहीं पर है और जो कि एक बार है, तो हम यहां पर 5 से जब गुणा कर देंगे तो ये जो हमें मिल जाएगा ये हमारा हो जाएगा लासपा। और ये कितना है, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 3 72 पंचे 360। ठीक, तो ये हमारा आ गया मासपा और ये हमारा हो गया लासपा। तो ये हमारा इस चैप्टर का बेसिक क्वेश्चन हो गया है। एक इस तरह का सवाल आता है जिसमें हमें प्रूफ करना होता है कि ये जो भी है वो एक भाज्य संख्या है। एक सवाल आता है ये जो भी है भाज्य संख्या है। ठीक, तो इसमें भाज्य संख्या को भाज्य संख्या प्रूफ कैसे किया जाए, और इसमें भी जो हम लोगों की आधारभूत प्रमेय आती है अंकगणित की, उसी का हम लोग प्रयोग करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि कोई भी भाज्य संख्या है उसको आप कुछ अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हो, बस ये बात है। तो अगर हम इन दोनों को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में लिख पाए तो हम प्रूफ कर देंगे कि ये भाज्य संख्या है। ठीक है, अब एक बात है, कई लोगों को ये देख करके समझ में आता है कि यार ये कहाँ एक संख्या है, ये कहाँ संख्या है, ये तो कुछ कुछ लिखा हुआ है, 7 भी है इसमें, 11 भी है, 13 भी है, और फिर 13 को जोड़ा भी क्या है। तो ये संख्या तो है बेटा, लेकिन रिफाइंड फॉर्म में नहीं है, सरलीकरण नहीं किया गया इसका। जब मैं बचपन में छोटा था ना, तो मुझे सरलीकरण का मतलब समझ में नहीं आता था कि सरलीकरण क्यों बोलते हैं, इसमें क्या सरल कर दिया है। सरल ये कर दिया है कि इसको मैं देख करके पहचान नहीं पा रहा हूं ये लिखा क्या है, इसको देखने में थोड़ा समय लग रहा है, मुझे सोचना पड़ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, और इसी को जब मैं सरलीकरण करने के बाद से एक सरल अवस्था में लिख दूंगा तो जो लिखा होगा उसको देख के मैं समझ जाऊं कि अच्छा इसकी बात हो रही थी। तो इसके लिए उस जो प्रक्रिया उसको बोलते हैं सरलीकरण। और सरलीकरण में होता क्या है, 7 से 11 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 77, 77 में 13 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 से 91 की एक हासिल लगी 9, 13 से 91 और 9 100, साथ में 13 जोड़ना भी है, 13 आपने जोड़ दिया, क्या मिल गया आपको 1014 मिल गया।
यानी कि ये जो चीज लिखी हुई है ना ब्रैकेट के अंदर, कोष्ठक के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सारा का सारा वास्तव में 1014 था। इसको देख के मुझे तुरंत समझ में आ जाता है कि हाँ 1000 से बड़ी संख्या है, 1014 है, मैं समझ पा रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है। इसको समझने में थोड़ी सी देर लग रही थी और इसीलिए इस प्रक्रिया को जो बोला जाता है उसका नाम क्या होता है, सरलीकरण। अब सरलीकरण हमारे लिए डायरेक्टली यहाँ पर रिलेवेंट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर होते जाएं इसलिए मैं ये सब चीजें साइड में बताता रहता हूँ। तो अब क्या करते हैं, अब हमें ये प्रूव करना होगा कि ये अगर भाज्य संख्या है तो इसको कुछ हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। यही तो करना है, कर देते हैं। कुछ है ही नहीं इसमें, 1014 है, सम संख्या है, 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 लिखा, 2 पंचे 10, शून्य बढ़ जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है, तो इसके अंकों को जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा, 5 और 7 12, 12 जो है 3 से पूरी विभाजित हो जाती है। इसका मतलब 3 से जब आप इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 2 और 0, 3 छक 18, 2 और 7, 3 नेम 27। और अब मैंने आपको एक बार बोला था कि वर्गों को याद कर लीजिए, है ना। वर्ग मुझे याद है इसलिए मुझे सीधे से दिख रहा है ये 13 का वर्ग लिखा हुआ है। तो नहीं तो आप इसमें 5 से देखिए, 5 से तो जाएगा नहीं, फिर 7 से आप भाग देके देखते हैं, फिर 11 से देखते हैं, फिर 13 से देखते हैं। तो जब 13 से देखेंगे तो 13 बार चला जाएगा, 13 कम 13, 3 बचा 3 और 9 39, 13 3 39, फिर 13 में भी 13 से चला जाएगा। तो अगर आप थोड़ा बहुत पहाड़े, वर्ग और घन ये याद कर लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। इसका मतलब ये क्या आ गया, ये आ गया 1014 को आप लिख पाएंगे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। और क्योंकि आपने इस संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिख दिया, इसका मतलब 1014 जो है वो कैसा संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कंपोजिट नंबर। और ये आपका प्रूव हो गया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। इंग्लिश भी थोड़ा समझते रहिए इन सारे टर्म्स की, क्योंकि आप उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे तो आपको इंग्लिश में ये सारे टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक, अभी आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पे प्रूफ करना है अपने को। यहाँ पे क्या है, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ठीक, देखिए 6 पंचे 30, 30 चौकू 120, 120 तिया 360, 360 दूनी 720, 720 गुणे 1 720 प्लस 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 725। अब 725 के आप गुणनखंड कर लीजिए, क्या हो जाएंगे, 5 से सबसे पहले दिख रहा है जा रहा है। ठीक, 5 3 से नहीं जा रहा, 7 और 2 9 प्लस 5 14 था, इसलिए 3 से भाग नहीं दिया। तो हम लोग जब भी भाग देते हैं ना तो बढ़ते हुए अवरोही क्रम में जाते हैं कि आरोही क्रम में जाते हैं। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम में जाते हैं। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ। तो आरोही क्रम में पहले 2 से भाग देंगे, नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। 3 से देखा तो 3 के भी जो विभाजिता है वो यहाँ पर पालन नहीं हो रहा है, इसलिए 5 से जाएंगे। तो 5 एकम 5, 2 और 2 5 चौके 20, 2 और 5 पचम 25, फिर से 5 पर चला जाएगा क्योंकि 5 है इकाई के स्थान पर। 5 5 दूनी 10, 4 और 5 29 आ गया। फिर आपने 29 से भाग किया, एक बार चला गया, तो आपको क्या मिल गया, आपको ये जो भी संख्या वो मिल गई 5 गुणे 5 गुणे 29। और क्योंकि आपने इस संख्या को भी कैसे लिख दिया, इस संख्या को भी आपने कैसे लिख दिया बताइए, इस संख्या को भी आपने लिख दिया अभाज्य गुणनखंडों के गुणन के रूप में, और इस वजह से ये भी एक भाज्य संख्या होगी, आपने सिद्ध कर दिया। अब अच्छा ये बताइए, ये तो आपको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जो आपने किया बहुत ही आसान था, बहुत अच्छे से कर दिया। लेकिन इसी को हल करने का एक दूसरा आसान तरीका है, थोड़ा दिमाग वाला है, आसान है, कम काम करना पड़ेगा, कठिन है क्योंकि थोड़ा दिमाग लगेगा। दिमाग क्या लगेगा, आपको देखिए दिख रहा है 13 यहाँ पे कॉमन है, 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है, तो आप क्या करिए पहले से ही 13 कॉमन ले लीजिए। 13 आप कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 गुणे 11 बचेगा, 13 तो आपने बाहर ले लिया है, तो यहाँ बचेगा 7 गुणे 11, और धन 13 था तो 13 आपने कॉमन ले लिया है तो बचेगा 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 गुणे, ये जब बाहर कुछ भी नहीं लगाते तो गुणा, उसका मतलब गुणा होता है, तो गुणे का चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 11 से 77 और 1 78। ठीक, अब यहाँ पे सिर्फ आपको 78 के गुणनखंड करने, और आपको याद है 13 छक 78, तो इसको क्या हो जाएगा 13 गुणे 13 छक 78 होता है, तो 13 हो गया, बचा 6, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को ही हम लिख सकते हैं 13 गुणे 13 गुणे 2 गुणे 3। ये आपका उत्तर आ गया। और ये देखिए यहाँ पे कितनी जल्दी मिल गया, यहाँ पे करने में हमें थोड़ा सा समय लगा था। ठीक है, अब इसी तरह से हम ये वाला प्रश्न भी बहुत आसानी से कर सकते थे। देखिए मैं आपको यहीं पे करके दिखा दूंगा। यहां पर क्या कॉमन है, यहां पे आपको 5 कॉमन मिल रहा है, तो आप क्या करो पहले से ही 5 कॉमन ले लो। 5 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, और गुणे 1 लिखने का मतलब भी नहीं है क्योंकि 1 में 1 से गुणा करेंगे वही मिल जाएगा, प्लस 5 था, 5 आपने कॉमन ले लिया तो बचेगा 1। क्या हो गया ये 5, 6 चौकू 24, 24 तिया
72 दूनी 144, 144 में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 145। अब सिर्फ 145 के आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे, जो कि आपको पता है 5 बार आप जाएगा तो बचेगा 29। तो यहाँ से आपको ये उत्तर सीधे सीधे मिल जाएगा, जो यहाँ पर आपको थोड़ी देर में मिला था। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या करना होता है, सरलीकरण करने की जरूरत भी नहीं होती। सरलीकरण क्यों बोलते हैं, मैंने आपको ये बता दिया, इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको जो मिलता है उसको आप आसानी से देख के समझ पाते हो। ठीक है, ये पूरा हो गया आपका क्या, कि आपको जब भी प्रूव करना है कि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, हम लोगों ने ये भी कर लिया। अब क्या बचा, अब जो भी बचा वो हम अगले वीडियो में कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।